हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे हो आप। आज की इस नई सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलो देर ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, कतर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1, यहाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। दूसरा ऑप्शन दिया है, इसकी स्थलीय सीमा एकमात्र देश सऊदी अरब के साथ लगती है। इसका शेष क्षेत्र फारस की खाड़ी से घिरा है। ऑप्शन 1 दिया है केवल 1। ऑप्शन बी दिया है केवल 2। ऑप्शन सी दिया है 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी दिया है न तो 1 न तो 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये दोनों ही कथन सही दिए हैं। ये क्वेश्चन इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि अभी हाल में कतर की हाईकोर्ट ने भारतीय नौसेना के 8 कर्मचारियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इसलिए दोनों देश एक दूसरे के विपक्ष में आकर खड़े हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन चर्चा में बन जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के शासन अध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक की मेजबानी किसने की। ऑप्शन दिए हैं बैंकॉक थाईलैंड, बिश्केक किर्गिज रिपब्लिक, सिंगापुर, तेहरान ईरान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बिश्केक किर्गिज में इसकी 22वीं बैठक का आयोजन किया गया है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ की स्थापना 2001 में चीन में की गई थी। वर्तमान में देखें तो इसमें 9 सदस्य शामिल है। उनमें भारत भी शामिल है। अगर पूछे तो भारत भी उसका एक सदस्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड ये रिपोर्ट जारी की गई है हाल में। ऑप्शन दिया है इसमें संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। दूसरा ऑप्शन है विश्व बैंक, आरबीआई, डब्ल्यूटीओ। तो पहले इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा ये जारी की गई है। इसमें बताया जाएगा कि आप भी देखते हैं ग्लेशियर पिघल रहे हैं, दिन प्रतिदिन पानी का स्तर बढ़ रहा है। कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर पानी की अभी भी कमी है, तो उसी को देखते हुए ये रिपोर्ट जारी की गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसके सहयोग से उपभोक्ता मामलों के विभाग ने डार्क पैटर्न बस्टर 2023 का शुभारंभ किया है। ऑप्शन दिए हैं आईआईटी मद्रास, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, आईआईटी बीएचयू के सहयोग से उपभोक्ता मामलों के विभाग ने डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथन 2023 का शुभारंभ किया है। इसका मतलब हो जाएगा 5G और 6G तकनीक आने वाले हैं, उससे रिलेटेड डार्क पैटर्न को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसी के लिए ये हैकाथन किया जा रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दृष्टिबाधित व्यक्तियों की मदद करने हेतु खाद्य उत्पादों पर QR कोड लगाने की सिफारिश किसके द्वारा की गई है। ये बहुत अच्छी पहल है। जो दृष्टिबाधित पुरुषजन होते हैं वे कोई भी अपना खाने का उत्पाद खरीदते हैं, तो इनके लिए एक अच्छी पहल है क्योंकि जिस प्रोडक्ट को भी आप खरीदेंगे, बाय करेंगे, उस पर आपको QR कोड मिलेगा। तो ये पहल शुरू की गई है। सबसे पहले ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, WHO, संयुक्त राष्ट्र, नीति आयोग। तो पहला इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की ये पहल है। इसके द्वारा जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है, जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर एक QR कोड मिलेगा। उससे आपको आवश्यक बहुत सुविधाजनक महसूस होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ्को ने देश का पहला नैनो डाई अमोनियम फास्फेट लिक्विड उत्पादन संयंत्र कहाँ शुरू किया है। ऑप्शन दिए हैं फरीदाबाद हरियाणा, गांधीनगर गुजरात, इंदौर मध्य प्रदेश,
बेंगलुरु कर्नाटक। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2। इसकी शुरुआत गांधीनगर गुजरात में की गई है। अगर एग्जैक्ट पूछे तो कलोल के पास में इसकी शुरुआत की है। इम्पोर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि देश का पहला, अब से पहले क्या होता था कि इंपोर्ट अदर कंट्री से ही किया जाता था, तो जब देश में इसका प्रोडक्शन हो जाएगा तो इम्पोर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खबरों में रही ज्वार सुरंग किस राज्य में स्थित है? अभी हाल में ज्वार सुरंग आजकल चर्चा में है, तो पूछ लिया जाता है कि किस राज्य में स्थित है ये। ऑप्शन दिए हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2। ये ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसको और आकर्षक बनाए जाने के लिए केंद्र सरकार ने पहल शुरू करी है कि इसको और आकर्षक बनाया जाएगा। सबसे पहले इसका जो निर्माण किया गया था, ऐसे एग्जाम में पूछेंगे नहीं लेकिन आप जानकारी के लिए याद रखिए, 1956 में सबसे पहले ही इसको खोला गया था। इसको और नया बनाने के लिए और आकर्षक रूप देने के लिए और इसकी मरम्मत करने के लिए पहल चलाई गई है, इसलिए आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन लग सकता है इससे कि ज्वार सुरंग किस राज्य में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीमा सड़क संगठन बीआरओ और भारतीय सेना के अथक परिश्रम से तीस्ता नदी पर बेनी पुल को शकलांग में आधिकारिक तौर पर खोला गया। यह पुल किस राज्य में स्थित है? ये काफ़ी समय से बनता, यह अधिक तौर पर अब खोल दिया गया है बीआरओ और भारतीय सेना के अथक परिश्रम से। पूछ लेते हैं एग्जाम में कि तीस्ता नदी किस मुख्य नदी की सहायक नदी है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि तीस्ता नदी किस मुख्य नदी की सहायक नदी है। इसमें ऑप्शन दिए हैं सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो बेनी पुल जो कि तीस्ता नदी पर बना हुआ है, इसको आधिकारिक तौर पर खोल दिया गया है यातायात के लिए। ये पुल है आपका सिक्किम में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल में मलेशिया के नए नरेश के रूप में कौन चुने गए हैं? ऑप्शन है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर, अल सुल्तान अब्दुल्ला, अल इब्राहिम सोलह, अल सुल्तान सिकंदर अब्दुल्ला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर, जो कि मलेशिया के नए नरेश के रूप में चुने गए हैं। इन्होंने अल सुल्तान अब्दुल्ला का स्थान लिया है। अगर पूछ ले इससे पहले कौन थे, तो अल सुल्तान अब्दुल्ला। देखते हैं आगे। चक्रवाती तूफान ओटिस ने हाल में कहां पर तबाही मचाई है? ऑप्शन है ईरान, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, भारत। इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिको में। करीब 3.5 लाख व्यक्तियों को इसने प्रभावित किया है और 5-6 एयरपोर्ट भी खाली कराए गए हैं, तो इससे काफ़ी चर्चा में है ये। देखते हैं आगे। किस देश ने भारत सहित 7 देशों के नागरिकों को मुफ्त वीजा जारी करने का फैसला लिया है? ऑप्शन दिए हैं श्रीलंका, ब्रिटेन, सिंगापुर, इजराइल। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 श्रीलंका ने भारत सहित 7 देशों को वीजा मुक्त कर देने का फैसला किया है। ये जो पहल जारी रहेगी परियोजना 2024 तक रहेगी, फरवरी 2024 तक। अब इस 7 देश तो आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, फिर भी आप याद रखिए उनमें चाइना होगा, रूस होगा, भारत होगा, पाकिस्तान होगा, मलेशिया होगा, इंडोनेशिया होगा और थाईलैंड होगा। ठीक है, तो ये 7 देश ऐसे हैं जिनको श्रीलंका ने मुफ्त वीजा देने के लिए फैसला लिया है। देखते हैं आगे। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां पर 124 नए पीएम श्री स्कूल स्थापित किए हैं? ऑप्शन दिए हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, मणिपुर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 हरियाणा में श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 124 नए पीएम श्री स्कूल समर्पित किए हरियाणा सरकार को।
अब बात करते हैं, ये पहल शुरू की गई है केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा। पूछ लेते हैं कि पीएम श्री स्कूल को जो खोले जा रहे हैं किस मंत्रालय की पहल है, तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की पहल है ये। और इनको कुल 14,500 इनकी कुल संख्या होने वाली है, 14,500 खोले जाएंगे पूरे देश में। तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन। देखते हैं आगे, किसके द्वारा भारत का पहला घरेलू निर्मित रेफरेंस फ्यूल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन दिए हैं हरदीप सिंह पुरी, पीयूष गोयल, भूपेंद्र हुड्डा, राजनाथ सिंह। से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 हरदीप सिंह पुरी के द्वारा भारत का पहला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घरेलू निर्मित रेफरेंस फ्यूल लॉन्च किया है। तो हरदीप सिंह पुरी जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री है, नागरिक उड्डयन मंत्री है भारत के, उनके द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित रेफरेंस फ्यूल लॉन्च किया गया है। क्योंकि भारत में जो भी तथ्य पहली बार होता है तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं आगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में सही नहीं है। तो ऑप्शन दिए हैं पहला एक, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच हिस्सेदारी का अनुपात 75:25 है। दूसरा ऑप्शन दिया है, इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा पहाड़ी राज्यों में यह हिस्सेदारी 80:20 है। तीसरा ऑप्शन दिया है, इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई। वर्तमान में इसके तहत 53 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। तो इसका बताना है आपको कौन सा सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन 2 ये गलत है, क्योंकि यह रेशियो 90:10 है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य होते हैं उनमें इसका रेशियो दिया गया है 90:10 और सभी इसमें ऑप्शन सही दिए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक इम्पोर्टेंट योजना है। अब तक देश में इसके तहत 53 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। डेट इसकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। और ये रेशियो की केंद्र क्षेत्रीय योजना है या राज्य की योजना है, तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच की हिस्सेदारी 75:25 है। उसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों में इसका जो रेशियो है वो 90:10 होता है। मतलब इसका होता है कि कोई बजट आया राज्यों के लिए तो उसमें केंद्र आवंटित करेगी 75% उसका और 25% करेगा राज्य। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इससे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिए हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं, पहला ग्राम सभा अनुच्छेद 243 ए में। दूसरा पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243 बी। तीसरा ऑप्शन है पंचायतों की अवधि अनुच्छेद 243 ई। अगला है इसमें पंचायतों में स्थानों का आरक्षण 243 डी। आगे है नगर पालिका गठन अनुच्छेद 243 क्यू। इसके आगे है नगर पालिकाओं की अवधि जो उनका टाइम पीरियड होता है 5 वर्ष का, वो किस अनुच्छेद में आता है? तो इसमें दिया है अनुच्छेद 243 यू। नेक्स्ट में है नगर पालिका में जो वार्ड बनते हैं अभी भी, तो उनका गठन किस अनुच्छेद में है? ये शायद आपको नहीं पता होगा लेकिन आज आपको पता चल जाएगा। यह अनुच्छेद 243 एस में। आगे है नगर पालिका की परिभाषा, यह अनुच्छेद 243 टी में। आपको बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है। तो लास्ट वाला इसमें सही नहीं है, क्योंकि नगर पालिका की परिभाषा अनुच्छेद 243 टी की जाए ये पी में है। तो एक बार फिर देखते हैं इसमें ग्राम सभा। आप सभी जानते हैं ग्राम सभा के चुनाव होते हैं, तो पूछा गया है ग्राम सभा का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है, या ग्राम सभा शब्द किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 243 ए में या क्या में कह सकते हैं आप। फिर है पंचायतों का गठन, जब पंचायतें बनती हैं ग्राम पंचायत,
का गठन किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 243 बी में होता है। अब बात करते हैं पंचायतों की अवधि, क्योंकि पंचायतों के चुनाव प्रति 5 वर्ष पे होते हैं। पूछा गया है कि पंचायतों की अवधि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो ये आती है अनुच्छेद 243 में। अब बात करते हैं पंचायतों में स्थानों का आरक्षण, क्योंकि पंचायतों में कुछ सीटें आरक्षित होती हैं SC ST OBC के लिए, तो किस अनुच्छेद के तहत होती है वे? तो ये होती है 243D के तहत। अब बात करते हैं नगर पालिकाओं का गठन, क्योंकि इनमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है, तो मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिया है इसमें। तो नगर पालिकाओं का गठन अनुच्छेद 243Q में आता है। बात करते हैं नगर पालिकाओं की अवधि, तो उसको जो टाइम पीरियड होता है 5 वर्ष का, वो दिया गया है अनुच्छेद 243U के अंतर्गत। अब बात करते हैं नगर पालिका में वार्ड समिति का गठन, जो वार्ड बनते हैं, जो पंचायत के चुनाव होते हैं और नगर पालिका के चुनाव होते हैं। तो बात करते हैं नगर पालिका में जो वार्ड होते हैं, वार्ड समिति, उसका गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 243S में। ठीक है, अब बताइए इसमें कि नगर पालिका की परिभाषा, जो कि अनुच्छेद 243P में आती है। ठीक है, अगर बात करें ग्राम सभा की परिभाषा, पंचायत परिभाषा, तो ये 243 में आती है। तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स मैंने इसमें लिए हैं, आप इनको याद रखिए, एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं गया, नहीं रहा कि सीधा राष्ट्रपति पूछ लिया किस आर्टिकल में, निर्वाचन आयोग, किस सब बच्चों को पता है। अब तो ट्रेंड बदल रहा है, तो क्वेश्चन ऐसे टिपिकल लेवल पे पूछे जाते हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन। आज के अंतिम क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? इससे मैंने कुछ दिवस लिए हैं इंपॉर्टेंट, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। ये मैंने 8 लिए हैं, इनमें से एक सही नहीं है, तो आपको वही बताना है चेकआउट करके। चलो चेकआउट करते हैं इसमें। विश्व दलहन दिवस, जो कि 10 फरवरी को मनाया जाता है। आगे है विश्व हरित दिवस, 29 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाकघर दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन से ये आपका गलत है, क्योंकि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाई जाती है। 16 सितंबर को लिख देते हैं। सोलह सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस, ठीक है, ना कि अक्टूबर को। तो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट ये दिवस लिए हैं। विश्व दलहन दिवस अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, अब 10 फरवरी को ही मनाया जाता है। विश्व हरित दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को। विश्व प्रोटीन दिवस मनाया जाता है आपका 27 फरवरी को। और विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है आपको 18 अप्रैल को। और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस, ओजोन परत को, संरक्षण को बचाने के लिए, ये ज़्यादातर एग्जाम में आता है। कोई एग्ज़ाम ऐसा होगा जिसमें ना आया हो। ये प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व डाकघर दिवस, जो कि 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। आज की इस वीडियो को कैसी लगी अपने सजेशन कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को अपने दोस्तों यारों में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।